लाहौर की रैली से मियां नवाज ने पाकिस्तान का नसीब बदलने का सपना दिखाया, लेकिन बदनसीबी की सच्चाई चंद घंटों में ही पूरी दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान का ताजा संकट क्या है और नवाज चुनौतियों की किन सुरंगों में फंसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 साल बाद नवाज शरीफ के कदम पाकिस्तान में क्या पड़े? पाकिस्तान की बदनसीबी का नया दौर ही शुरू हो गया। नवाज के लंदन से इस्लामाबाद पहुंचते ही पाकिस्तान में सरकारी एयरलाइंस ठप हो गई। पाकिस्तान में पीएसओ यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पीआईए मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में रुपयों के लेन देन का विवाद चल रहा है। पीएसओ का दावा है कि पीआईए ने 2600 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया है, इसलिए उसे फ्यूल सप्लाई रोकी गई है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए पीआईए ने अब केयरटेकर सरकार से 2300 करोड़ रुपए की मदद मांगी है ताकि उड़ानें शुरू की जा सके। लेकिन पहले से ही कंगाल हो चुकी सरकार अब तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है, जिसकी वजह से 2 दिनों में 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की जा चुकी हैं। संकट काफी बड़ा है और इसके खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ गुनाहों की माफी मांगकर सुनहरे भविष्य के सपने बुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमसे जो लग़ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। मियां नवाज को अल्लाह ताला से माफी मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने उन्हें जरूर माफ कर दिया है। और चर्चा है कि वो चौथी बार पीएम बनने की गारंटी मिलने पर ही पाकिस्तान आए हैं। उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। नवाज शरीफ डूबते पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? नवाज शरीफ कंगाल पाकिस्तान को कैसे संभालेंगे? जबकि पूरा देश महंगाई से परेशान है। इसीलिए नवाज को भी भरी सभा में चीनी और रोटी का भाव पूछना पड़ गया। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई। नवाज 4 दिन के लिए गए थे और 4 साल बाद चौथी बार पीएम बनने के लिए आए हैं। लेकिन उनके सामने संकट की 3 ऐसी सुरंगें हैं जिनसे बाहर निकलना उनके लिए बड़ी चुनौती है। नवाज शरीफ के सामने सबसे पहली चुनौती है आतंकवाद से पाकिस्तान को बाहर निकालना। दूसरी चुनौती है कंगाल हो चुके मुल्क को बचाना, यानी अर्थव्यवस्था बेहतर करना। और तीसरी चुनौती भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान को खोखला कर चुकी हैं। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब। हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। हकीकत यही है कि पाकिस्तान की नैया अपने कर्मों की वजह से ऐसे भंवर में फंस चुकी है जिसे निकालना नवाज के बस में भी नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि नवाज शरीफ के कदम पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएंगे या बदनसीबी का ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवाज शरीफ रैलियों में भले बड़े बड़े दावे करें, लेकिन वो पाकिस्तान की जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रम में रख नहीं सकते, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसे वक्त में पाकिस्तान लौटे हैं जब पाकिस्तान कंगाली के गर्त में है। पाकिस्तान पर कुल 58 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें विदेशी कर्जी 22 लाख करोड़ रुपए है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि वहां पर आबादी सिर्फ 23 करोड़ ही है, मतलब 40% आबादी गरीब है।
पाकिस्तान में महंगाई दर 31% से ज्यादा है। खाने पीने से लेकर जरूरत के हर सामान के दाम आसमान पर हैं। पाकिस्तान में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3079 पाकिस्तानी रुपए है। वहां 1 लीटर पेट्रोल की बात करें तो ये 289 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान के पास विदेश मुद्रा भंडार सिर्फ 10 अरब डॉलर है। अगर भारत की बात करें तो ये आंकड़ा 600 अरब डॉलर है। मतलब पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटे अभी 2 दिन हुए हैं और उनके आते ही सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान के खिलाफ कोर्ट ने एक केस में आरोप तय कर दिया है। कितना अजीब संयोग है, नवाज आए और इमरान का भविष्य खतरे में पड़ गया। 21 अक्टूबर की रैली में नवाज ने कहा था कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन इमरान के खिलाफ कोर्ट से आरोप तय होने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ का बदला अब शुरू हो गया। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी। चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आते ही उनके सबसे बड़े दुश्मन के साथ खेला हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहने का इंतजाम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के दूसरे नंबर के नेता शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक केस में आरोप तय हो गया। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने इमरान खान को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में आरोप तय कर दिया है। इमरान के साथ उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी पर भी आरोप तय हो गया है। पिछले साल पीएम पद से इस्तीफा देने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी दूतावास को भेजे गए अमेरिका के एक गुप्त दस्तावेज को लीक किया था। इमरान खान ने उस दस्तावेज का इस्तेमाल अपने मुल्क को ये बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश है। इसी मामले में इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब उनके खिलाफ आरोप तय होने के बाद रावलपिंडी की विशेष अदालत इस मामले में गवाहों को सुनेगी। अगर गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान खान दोषी साबित हुए तो इमरान खान को 10 से 14 साल तक की सजा हो सकती है और उनको चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटे हैं और सिर्फ 2 दिन बाद ही इमरान खान के खिलाफ एक और केस में शिकंजा कस गया। अब ये संयोग है या फिर राजनीतिक साजिश? हालांकि लाहौर की रैली में नवाज शरीफ ने लाखों समर्थकों के सामने कहा था कि वो बदले की भावना से काम नहीं करते। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। नवाज शरीफ ने कहा कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, लेकिन उसी रैली में नवाज ने अपने ऊपर जेल में किए गए अत्याचारों का जिक्र भी किया। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो। मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी। चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। अपने ऊपर किए गए जुल्मों को बताते हुए नवाज शरीफ ने साफ कर दिया कि ये जख्म हमेशा हरे रहेंगे। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको
भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। लाहौर की रैली में भीड़ के सामने नवाज ने कह दिया कि उन्हें जो जख्म मिला है वो कभी नहीं भरेगा। नवाज ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे सीधे इमरान खान पर था। नवाज ने अपनी जनता से झूठ कहा कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे। पिछले महीने लंदन में ही उन्होंने कहा था कि वो पिछली बातों पर मिट्टी नहीं डालने वाले। नवाज शरीफ के बयान से साफ है कि वो इतना भी शरीफ नहीं है जितना कि वो पाकिस्तान की जनता के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज की भावना को पाकिस्तान के सरकारी अफसरों और कोर्ट ने भी समझ लिया है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ और इमरान खान की दुश्मनी बरसों पुरानी है। अब पलड़ा नवाज शरीफ का भारी है। अपने ऊपर हुए एक एक जुल्म का हिसाब नवाज शरीफ इमरान खान से जरूर लेने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवाज के नाम के साथ जो शरीफ लगा हुआ है, क्या वो सिर्फ नाम में ही है? आइए आपको भारत के साथ नवाज शरीफ की धोखेबाजी का इतिहास दिखाते हैं। फरवरी 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए और उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मिले। उम्मीद यही थी कि दोनों देशों में शांति बहाल होगी, लेकिन मई 1999 में पाकिस्तान ने इसका जवाब करगिल युद्ध से दिया, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को हार मिली। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी लाहौर में नवाज शरीफ से मिलने उनके घर पहुंच गए। पैगाम शांति का ही था, लेकिन नवाज शरीफ ने धोखा दिया। दौरे के एक हफ्ते के अंदर जनवरी 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। उरी हमले के बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक खूंखार आतंकी बुरहान वानी को ढेर किया था, जिसे नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी की कुर्बानी बेकार नहीं जाने का दम भी भरा था। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के पीएम थे, तब भारत ने कई बार शांति की पहल की, पाकिस्तान को कई मौके दिए, लेकिन ना तो नवाज सुधरे और ना ही पाकिस्तान का रवैया बदला। गाजा जंग के 17 दिन होने को है। हमास के आतंकियों को मार गिराने की कसम खाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक हमास वाले अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर से घुसने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने बिना देरी किए आतंकियों को करारा जवाब दिया। इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे की भी पूरी तैयारी कर ली है। पहली कसम हमास का अंत, अब दूसरी कसम हिजबुल्लाह का खात्मा। गाजा जंग के 17वें दिन इजराइल की सेना गाजा में इतने बम गिरा रही है कि यहाँ हमास के आतंकियों का टिक पाना नामुमकिन सा हो गया है। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हमास पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने अब दूसरी कसम खाई है हिजबुल्लाह के खात्मे की। हिजबुल्लाह गाजा जंग में उतरने के लिए उतावला हो रहा है, लेकिन इजराइल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद करना शुरू कर चुकी हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आतंकियों के 2 ठिकानों को हमले में एक साथ उड़ा दिया है, जबकि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि उसके कई आतंकी और कमांडर ढेर हुए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 8 कमांडर समेत 27 आतंकवादी मिट्टी में मिल चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ललकारते हुए साफ कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह गाजा जंग में उतरा, אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה. इजराइल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड को भी खत्म किया है। यहाँ आतंकी एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहे थे। आपको बता दें कि करीब 15 साल पहले 2009 में इजराइल को बर्बाद करने की कसम हिजबुल्लाह ने खाई थी। दरअसल साल 2006 से
हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच जारी संघर्ष तेज हो गया था, जिसके बाद अपने घोषणा पत्र में हिजबुल्लाह ने इजरायल के विनाश की प्रतिबद्धता 2009 में दोहराई थी। दिसंबर 2018 में इजरायल ने खुलासा किया था कि लेबनान के उत्तरी इजरायल तक हिजबुल्लाह ने हमास की तरह ही लंबी सुरंगें बनाई हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने की थी। हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही ईरान का समर्थन मिला हुआ है, जबकि अमेरिका हिजबुल्लाह को हमास की तरह ही आतंकी संगठन मानता है। अब हमास से दोस्ती कर हिजबुल्लाह फिर अपने मंसूबों को कामयाब बनाना चाहता है। इसलिए 7 तारीख के हमलों की तरह ही 22 अक्टूबर को लेबनान की तरफ से इजरायल के कम्युनिकेशन टावर पर हिजबुल्लाह ने हमला बोला। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही लेबनान बॉर्डर से सटे 13 गांव को भी खाली कराया। हिजबुल्लाह के आतंकियों के लॉन्च पैड तो खत्म कर दिए गए। इजरायल भांप चुका है कि हिजबुल्लाह एक खतरनाक खेल खेल रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू किया जाना जरूरी है। हिजबुल्लाह का आतंकी मोहम्मद हसन और बिलाल अब्दुल्ला मारा जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। हिजबुल्लाह का मकसद इजरायल को खत्म करना है। हिजबुल्लाह के पास 45,000 आतंकी हैं। इनमें से एक्टिव आतंकियों की संख्या 20,000 है, जबकि 25,000 रिजर्व आतंकी भी हैं जो आतंक फैलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह की कुल कमाई $70 करोड़ है, जबकि ईरान हिजबुल्लाह के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता रहा है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें भी हैं। तो इजरायल और हमास की जंग लगातार चल रही है और इस जंग का आज 17वां दिन है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि हमास के कब्जे से बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए। कल तक पीएम नेतन्याहू के साथ खड़ी होने वाली इजरायली जनता अब अपनों के लिए उनके खिलाफ हो गई। इसे देख रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में इतना बारूद बरसाया कि पूरे शहर को धुआं-धुआं कर दिया। 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर 300 से ज्यादा हवाई हमले किए। इजरायल ने गाजा में कल से अब तक जो कुछ किया वो सब हुआ एक इजरायली सैनिक की मौत के बाद। दरअसल हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने एक प्लान बनाया था, जिसके तहत सेना ने गाजा बॉर्डर के पास किसुफिम इलाके में रेड की। जैसे ही इसकी भनक हमास को लगी, उसने जवाबी हमला कर दिया, जिसमें 1 सैनिक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए और फौरन ही इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ा। बंधकों को छुड़ाना इजरायली सेना के साथ साथ मोसाद के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ हमास है जो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब इजरायल में भी पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। हमास के हमले को 17 दिन बीत चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आज भी भारी संख्या में लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतरे और अपने परिवार के लोगों को हमास के कब्जे से वापस लाने की मांग रखी। आप देखिए, एवरी लाइफ काउंट्स, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो लोग हाथों में लेकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और साथ ही आप देखिए बहुत सारे मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्री आवर चिल्ड्रन नाउ, यानी हमारे बच्चों को तुरंत रिहा करिए। ये मांग इजराइल की जनता कर रही है। यहाँ नेतन्याहू सरकार से भी ये मांग है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त कई देशों की सरकारों का यह दबाव इजराइल के ऊपर है कि जब तक हमास से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए। प्रदर्शनकारियों में कोई अपनी बहन को छुड़ाने की मांग कर रहा है तो कोई अपने बेटे या बेटियों को छुड़ाने की। All the countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home now. इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने गाजा में 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें छोटे बच्चे, नाबालिग और बुजुर्ग शामिल हैं।
जबकि हमास का कहना है कि इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा बंधक मारे गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के 20, जर्मनी के 8, ब्रिटेन के 7 और थाईलैंड के 17 नागरिक लापता हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन इजराइल में तेल अवीव में चल रहा है लोगों की रिहाई को लेकर, क्योंकि 220 लोग किस हालात में हैं, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही है, वो जिंदा हैं भी कि नहीं है, उन्हें खाना पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है। और इसी संकट के बीच ये लिखा गया है, देखिए बच्चों ने हाथ से लिखा है, ब्रिंग देम होम नाउ, उन्हें जल्द से जल्द घर लाइए, ऑल फॉर ऑल नाउ। और इस तरह के मैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ तेल अवीव की जनता दे रही है सरकार को कि जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई कराई जाए। बढ़ते विरोध के बीच पीएम नेतन्याहू ने आज फिर कैबिनेट मीटिंग बुलाई और बंधकों को छुड़ाने की नई रणनीति पर चर्चा की। אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. הרוח הזו תביא את הניצחון. इजराइल ने हमास से साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो बंधकों को छोड़ेगा नहीं, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और इसी का नतीजा है कि इजरायली सेना ने अब तक हमास के 10 कमांडर को मार गिराया है। नुकबा सेना का मुख्य कमांडर अली कदी, खान यूनिस में नुकबा फोर्स का कमांडर बिलाल अल कादर, हमास की एयरफोर्स का चीफ अबू मुराद, हमास की नेवी का कमांडर अकरम हिजाजी, दक्षिण जिले का हमास कमांडर मुइताज ईद, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शम्माला, हमास का वरिष्ठ सदस्य जकारिया अबू मामार, सेंट्रल डिवीजन का कमांडर इमाम नौफाल, एंटी गाइडेड मिसाइल ग्रुप का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला। कमांडर मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो बंधकों के बदले अपने आतंकियों को छोड़ने की मांग पर अड़ा है। अब देखना होगा कि नेतन्याहू इस विरोध और हमास की सोच का क्या तोड़ निकालते हैं। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है, लेकिन गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह है गाजा के नीचे फैला हमास का सुरंग नेटवर्क, जो करीब 500 किलोमीटर लंबा है और इन सुरंगों के एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों और मस्जिदों में है। ये सुरंगें गाजा के घनी आबादी वाले इलाकों के नीचे बनी हुई है। ऐसे में वहां सेना का घुसकर अटैक करना आसान नहीं है। इसी का फायदा हमास के आतंकी उठा रहे हैं। सिर्फ गाजा के नीचे ही नहीं, बल्कि ये सुरंगें इजराइल और मिस्र तक जाती हैं, जो इजरायली सेना और इजराइल के लोगों दोनों के लिए काफी बड़ा संकट है। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। रविवार को भी डिफेंस फोर्स की कोशिशें नाकाम रही। जी न्यूज़।